नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आधुनिक काल में अपन ने इससे पिछली वाली कक्षा में प्रयोगवाद के बारे में जाना था। प्रयोगवाद कोई प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा किया हुआ प्रयोग नहीं था। नए भाव, उपमान, प्रतीक, शिल्प, बिंब आदि के द्वारा जो नई नई कविताएं लिखी गई, नए नए साहित्य में प्रयोग हुए, वही हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद कहलाता है। तो कल अपन ने प्रयोगवाद के बारे में जाना था। प्रयोगवाद बैठे ठाले लोगों का धंधा है, कोई क्या कह रहा है। बहुत सौ ने प्रयोगवाद के ऊपर आलोचना भी की थी। आज हम प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के बारे में वार्तालाप करेंगे। तो आपको बता दूं, अपने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता दोनों में लगभग समान कवि है। जो प्रयोगवाद के कवि थे वही कवि आगे चल के नई कविता के कवि बन गए। अपने प्रयोगवाद में भी बहुत से कवि ऐसे हैं जो छायावाद के भी है, प्रगतिवाद के भी है। तो प्रयोगवाद और नई कविता के जो कवि हैं वो लगभग समान ही हैं। प्रयोगवाद के काल की बात करें तो प्रयोगवाद 1943 से 53 के मध्य की जो रचना थी, जो कविताएं लिखी गई, वो प्रयोगवादी कविताएं, रचनाएं प्रयोगवाद का काल कहलाया। 1953 से 60 के मध्य जो रचना हुई वो नई कविता के नाम से जानी गई, क्योंकि उस समय तक प्रयोगवाद ऐसा समय था जो बहुत उथल पुथल का समय था, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका था इसी समय। क्योंकि हिंदी साहित्य के कौन से काल में भारत आज़ाद हुआ या अपना देश आज़ाद हुआ, तो सामान्य सी बात है प्रयोगवाद में ही अपने देश आज़ाद हुआ था। तो अपने प्रयोगवाद की समय सीमा 43 से 53 है, तो नई कविता की समय सीमा 53 से 1960 मानी गई है। अब प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों की बात करें तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में कल भी अपने पिछली कक्षा में देखा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम अज्ञेय है। साहित्य में हम इन्हें अज्ञेय के नाम से जानते हैं, जबकि इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में इनका जन्म है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय एक क्रांतिकारी थे, यानी जो अपने देश के अंतर्गत 1857 की क्रांति थी, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के पहले जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का भी महत्वपूर्ण नाम है। ये विज्ञान के विद्यार्थी थे, साइंस के विद्यार्थी थे। तो ये बम बनाने वाले भी थे, क्योंकि इन्होंने बम बनाने का कार्य भी किया। और इनका संबंध अपने राजस्थान से भी रहा। ये जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे थे, यानी अज्ञेय जी अपने जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक, यह बात अपन ने पूर्व में भी जानी। दिनमान, प्रतीक, नवभारत टाइम्स आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी अज्ञेय जी के द्वारा किया गया था। यानी इनके द्वारा दिनमान, प्रतीक, नवभारत टाइम्स उस समय के जो प्रमुख अखबार थे, पत्र पत्रिकाएं थी, तो इनका संपादन भी इन्होंने किया। अब
अज्ञेय जी की बात करें 1978 में इनको कितनी नावों कितनी बार काव्य रचना, ये इनकी बहुत अच्छी काव्य रचना थी, ये काव्य रचना का नाम है। इस काव्य रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1978 में। कौन सी काव्य रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? कितनी नावों कितनी बार काव्य रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1964 में आंगन के पार द्वार जो काव्य रचना है, इस काव्य रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ध्यान में रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना पे? आंगन के पार द्वार रचना पे। आंगन के पार द्वार रचना पे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1964 में। अब इनकी अन्य काव्य कृतियों की बात करें तो भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पे क्षण भर, बावरा, अहेरी। अहेरी का अर्थ शिकारी होता है और बावरा का अर्थ पागल होता है। यानी यहाँ बावरा अहेरी सूर्य के ऊपर लिखी गई कविता है। और असाध्य वीणा जो एक चीनी कथा पे, लोक कथा पे आधारित है, बहुत लंबी कविता है ये। यानी ये असाध्य वीणा एक किरीट के वृक्ष की बनी हुई वीणा थी। किस प्रकार बहुत से साधक इसको साधने में यानी बजाने में असमर्थ हो गए थे और किस प्रकार ये असाध्य वीणा बजी, तो ये बहुत लंबी कविता है। अब अज्ञेय जी के संपादक की बात करें तो तार सप्तकों का संपादन इनके द्वारा किया गया था। पहला जो तार सप्तक था उसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। ये 1943 में। प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का समूह था। यानी 7 कवियों के समूह को सप्तक कहा जाता है। यानी 7 कवियों के द्वारा एक साथ संयुक्त रूप से जो रचनाएं थी वो तार सप्तक। पहला तार सप्तक जो तार सप्तक के नाम से 1943 में, दूसरा तार सप्तक 51 में, तीसरा तार सप्तक 1959 में, चौथा तार सप्तक 1979 में। तो ये तार सप्तकों में प्रत्येक तार सप्तक में 7 कवियों का समूह था। और ये तार सप्तक हिंदी साहित्य इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक तार सप्तक में अलग अलग जो कवि है उनके नाम हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये 4 तार सप्तकों का संपादन भी अज्ञेय जी के द्वारा किया गया था। ये कवि अज्ञेय के बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगले कवि हम गजानंद माधव मुक्ति बौद्ध पढ़ेंगे। अगले कवि गजानंद माधव मुक्ति बौद्ध।
फैंटेसी के कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो दूसरे नंबर के कवि आपके गजानंद माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनका उपनाम है। ये भी प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख कवि है। 1917 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी काव्य कृतियों की बात करें तो प्रमुख काव्य कृतियों में देखिए इनकी काव्य कृतियों में चांद का मुंह टेढ़ा बहुत ही अच्छी काव्य कृति है। ये इस काव्य रचना में इनकी लगभग 28 कविताएं सम्मिलित है। यानी 28 कविताओं का संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है। अगली काव्य रचना है भूरी भूरी खाक धूरी। भूरी भूरी खाक धूरी। अगली रचना इनकी ब्रह्म राक्षस। यानी ब्रह्म राक्षस काव्य रचना में इन्होंने खूब व्यंग्य किया। अगली कविता अंधेरे में। अंधेरे में काव्य रचना इनकी जो दो दोस्तों मित्रों के ऊपर लिखी गई है। अगली काव्य रचना इनकी भारतीय इतिहास और संस्कृति। भारतीय इतिहास और संस्कृति काव्य रचना में इन्होंने भारत के अतीत का गौरव बखान किया है। इस काव्य रचना को 1962 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी इस काव्य रचना को 1962 में एमपी सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। यानी उसी प्रकार जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद की रचना सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था, उसी प्रकार एमपी सरकार के द्वारा इनकी भारतीय इतिहास और संस्कृति काव्य रचना को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगले कवि आते अपने गिरिजा कुमार माथुर। हिंदी साहित्य इतिहास में प्रयोगवाद के कवि में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। 1918 में इनका जन्म हुआ।
और 1994 में इनकी मृत्यु मानी गई। ये प्रमुख रूप से नई कविता के रोमानी मिजाज के कवि थे। ये नई कविता के रोमानी मिजाज के कवि थे। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, ये पुत्री के ऊपर, लड़कियों के ऊपर लिखी गई व्यंग्य कविता थी। अब आपने हिंदी साहित्य अगर रखी है तो इनकी कुछ अपने सामर्थ्य के अनुरूप रचनाएं तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कवि इनकी काव्य रचना आपको ध्यान में रखनी है। तो इनकी प्रमुख काव्य रचना है मंजीर, नाश और निर्माण, छाया मत सुनना, व्यंग्य कविता है भाई। यानी आपने भी छोटी कक्षाओं में ये इनके द्वारा रचित कविता पढ़ी होगी। धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, सामर्थ्य के अनुरूप आपको कुछ रचनाएं ध्यान में रखनी होगी। शिलापंख चमकीले, ये आपके नंबर 3 गिरिजा कुमार माथुर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले कवि अपन भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जानते हैं। अगले कवि नंबर 4 के कवि आपके भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र भी प्रयोगवाद के प्रमुख कवि है और 1914 में इनका जन्म और 1985 में इनकी मृत्यु। इनका उपनाम कविता के गांधी, कविता के गांधी उपनाम से इनको जाना जाता है। इनकी काव्य कृतियाँ कमल के फूल, कमल के फूल काव्य रचना पे इन्होंने बहुत ही
रोमानी मिजाज से अच्छी अच्छी बातें लिखी थी। अगली कविता है वाणी की दीनता टूटने का सुख। यानी वाणी की दीनता टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बुनी हुई रस्सियाँ। इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार। और अगली रचना इनकी घर की याद। घर की याद जो रचना है ये जेल प्रवास के समय लिखी गई रचना थी। यानी घर की याद में जब ये जेल गए थे तो उस समय ये रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी। अगली रचना इनकी जो अपन देख सकते हैं सन्नाटा, सतपुड़ा, गीत परोस, बुनी हुई रस्सियाँ आदि। अगले कवि है धर्मवीर भारती। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख कवि। अंधा युग गीति नाट्य से इनकी पहचान है। 1926 में जन्म और 1977 में इनकी मृत्यु हुई। धर्मयुग पत्रिका का संपादन इनके द्वारा किया गया। यानी जो उस समय की प्रमुख पत्रिका थी धर्मयुग, इस धर्मयुग पत्रिका का संपादन। और इनकी काव्य कृतियों की बात करें, अंधा युग 1954 में ये इनके द्वारा रचित श्रेष्ठ गीति नाट्य है। यानी ये मंच पे अंधा युग के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। अंधा युग काव्य रचना में व्यक्ति की अनास्था का वर्णन किया गया। और ये काव्य रचना इन्होंने महाभारत युद्ध के ऊपर लिखी थी। और कि 5 असहिष्णु नरों के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। यानी 5 असहिष्णु नर, यहाँ 5 पांडवों को इनके द्वारा कहा गया था। तो अंधा युग श्रेष्ठ गीति नाट्य है। खूब मंचों पे इसका संचालन हुआ था। अगली काव्य रचना सपना अभी भी है। इस काव्य रचना पे व्यास सम्मान। इस काव्य रचना पे धर्मवीर भारती जी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। यानी हिंदी साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ है। अगली इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना कन्नू प्रिया। जो कन्नू का अर्थ कृष्ण होता है और प्रिया का अर्थ राधा। यानी कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन इन्होंने
इस कनुप्रिया काव्य रचना में किया है। अगली रचना 7 गीत वर्ष और टंडा लोहा। सात गीत वर्ष, अगली रचना टंडा लोहा, और अगली रचना गुनाहों का देवता। और सूरज का 7वां घोड़ा। इस काव्य रचना पे हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। यानी ये धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचनाएं थी। और आज अपन ने जो प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों में अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, गजानंद माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती, इन कवियों के बारे में जाने। अगली कक्षा में आगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।